एक बार हम यहाँ पे करते हैं, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है। देखिए, डेटा एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में जानिए। डेटा एनालिसिस, अगर हम इसकी थ्योरिकल पार्ट को जाने, थ्योरी को समझे, तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि ये होता है डेटा एनालिसिस इज प्रोसेस टू inspecting, cleaning, transforming, and integrated the data to discover the useful information and draw the calculation and support the decision making. Data analysis is the process of in a specific cleaning, transforming, intercepting this data and discover the useful information. अब ये तो करने वाली बात है, तो आप भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक लाइव एग्जांपल हम आपको समझाएंगे, तब जाके डेटा एनालिटिक्स समझ में आए। ठीक है, तो सिंपली मैंने एक सिंपल सा डेटा मैंने लिया हुआ है। डेटा मैंने काफ़ी यूज करता हूँ, सिंपल डेटा है इसलिए। एक डेटा है मेरे वेबसाइट का, आपके सामने जो डेटा दिख रहा है ये मेरे वेबसाइट का डेटा। तो मैंने पूरा 2024 का डेटा डाउनलोड किया और यहाँ पे लाया। तो मुझे ये पता चला कि किस दिन मेरी कौन सा कोर्स कितनी क्वांटिटी में किस रेट से कितने अमाउंट का बिका है, और हमने बेचने के लिए टारगेट क्या रखा था उस दिन का, हमने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया, और उसके एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट से मुझे कितना क्या होता है रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट था। यहां तक तो आ गए सेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है पेज परफॉर्मेंस, कि इस 68 क्वांटिटी सेल करने के लिए कितने लोगों ने मेरे उस वेबसाइट को विजिट किया है, कितने लोगों ने उस पर लॉगिन क्रिएट किया है, कितने लोगों ने मेरे इस प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया है, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने बाय पे क्लिक किया है। समझा? तो ऐसा किस लोकेशन में हुआ है, मंथ मैंने तो यही डेटा से मंथ ले रखा है, डेटा उसी से मंथ निकाल रखा है। और जो इस डील को हैंडल कर रहा था वो एम्प्लॉय कौन है, और ये ट्रांजेक्शन हो कि किस बैंक में आया। मेरे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को मैंने क्या किया, प्रोसेस किया। डेटा ऐसे फॉर्मेट में नहीं आया था, डेटा कुछ अलग फॉर्मेट में आया था। उसमें से मैंने अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म के निकाल लिया। ठीक है, तो यहां तक जब पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ इनएस्पेसिफिक क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इंटरसेप्टिंग डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो मैंने अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस और ऐप की सेल में से हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस निकाला, जो कि मुझे बता रहा है कि क्या 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 हुआ। अब डेटा जो है, रॉ डेटा जो होता है, रॉ डेटा से कुछ नहीं होता। अब मुझे ड्रॉ करना है कैलकुलेशन को ड्रॉ करना है, ताकि हम एक डिसीजन मेकिंग कर सके या डिसीजन मेकिंग टीम को सपोर्ट कर सके। मतलब सबसे पहले इसको हम डेटा चेक किया, इसको हम करेंगे एनालाइज एंड समराइज मतलब कीवर्ड के अकॉर्डिंग इस तरह के समरी क्रिएट करेंगे कि जनवरी महीने में क्या सेल था, क्या खर्च हुआ था, कौन कौन से बैंक में कितना अमाउंट है, इस तरह से। बट ये डेटा समझ में तो आ रहा है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब जो डेटा हमें आया है और एक रॉ फॉर्मेट में, एक रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले डेटा में कन्वर्ट करेंगे। मतलब उसके अंदर जो फालतू की चीजें हैं उसको हटाएंगे, जो चीजें चेंज की जा सकती है चेंज करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में लाया। फिर इसको अलग अलग लेजेंड के अकॉर्डिंग मैंने समराइज किया एनालिसिस करके। देन उसको हम यहां विजुलाइज करेंगे, तो मेन जो बनेगा ए बनेगा। अभी यहां पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरे डेटा के अंदर क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है, सेल्स डैशबोर्ड। इसमें साफ पता चल रहा है कि मेरी अर्निंग कितनी है,
पर यूनिट एवरेज रेट क्या है। जैसे मैंने डेटा में तो एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट रेट में बेचा है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे एवरेज बता रहा है कि दो एवरेज निकाला जाए तो 201 रुपये पर यूनिट गया है। हमने ऐड पे जो खर्चा किया है वो 7.5 मिलियन का किया है, और 7.55 मिलियन का हमारा 0.1 मिलियन का मुझे ऐड से ज्यादा आया है, मतलब कि 51% का रिटर्न टोटल ओवरऑल अर्निंग है। मतलब जो मैंने 14 मिलियन का हमारा रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें 51% मेरे ऐड से आया है। मंथली में कंपेयरिंग है यहाँ पे हर महीने का कि कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, ये खर्च ऐसे ऐड पे हमने खर्चा किया। ये हमारा होता है अर्निंग बाय बैंक, कौन सा बैंक के साथ कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके बाद ये मेरा अर्निंग एंड खर्च खर्च का ये चल रहा है, रेशियो चल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा खर्च जो है ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखिए खर्च कम, यहाँ पे कम है, तो फ्लो देख सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रही है। अब इसमें मैंने इस रिपोर्ट को मैं मल्टी पेज रिपोर्ट बनाया है। इसमें हम पेज परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो अब मुझे बताएगा कि पेज व्यू कितना था, साइन अप कितने थे, कितने कार्ड में ऐड हुआ, कितना चेकआउट हुआ, कितना बाय, कितना परसेंटेज है, परसेंटेज भी दिखा रहा है और कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है। तो हम एक ही डेटा को दो एंगल से हमने एनालाइज, डेटा को एनालाइज, समराइज और विजुलाइज किया। पहला एंगल अर्निंग से, दूसरा एंगल पेज से। अब क्वेश्चन आता है जब डेटा अगर है ही तो फिर ये सारे चमकीले चीजें बनाने की क्या है। तो इस डेटा से हमें पता चलेगा कि कब कब क्या बिका, लेकिन मुझे पूरा ओवरऑल जो मुझे चाहिए जिसे मैं डिसीजन ले सकूं वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि मेरा एवरेज रेट 201 रुपये यूनिट है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के साथ हम बल्क डील करेंगे तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि 200 से नीचे नहीं आना चाहिए हमारा रेट, समझे, एवरेज 200 चलना चाहिए। उसके बाद अब मुझे मान लीजिए कि मुझे अपना क्या बोलते हैं ऐड का काम खत्म करना है कि नहीं, मुझे ऐड अब नहीं देना है, ऐड पे खर्चा बहुत हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मेरा 51% का रेवेन्यू जो है वो ऐड के थ्रू ही आ रहा है। तो ऐड हटाने से इम्पैक्ट पड़ेगा ना सर। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता रहेगी तभी तो डिसीजन लूंगा मैं कि मुझे ऐड करना है या ऐड हटाना है। क्योंकि मैं जितना ऐड पे खर्चा हो रहा है तो समझ में आ रहा है का, और लेकिन हमारा रिटर्न भी तो आ रहा है ना 51% का। ये डिसीजन ले सकते हैं। तो अब यहां पे समझते हैं कि किसी भी डेटा को एनालाइज करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डेटा कलेक्शन। क्या आता है? डेटा कलेक्शन। मतलब कि आप उससे रिलेटेड जो डेटा है ना उसको पहले कलेक्ट करें। तो सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन, फिर दूसरा आता है डेटा क्लीनिंग। क्योंकि जब डेटा कहीं से कलेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो सही साफ सुथरा फॉर्मेट में। क्या कई बार आप लोगों के पास डेटा आता होगा वो अलग अलग फॉर्मेट में होता होगा, तो एक कोई गारंटी नहीं है कि डेटा साफ सुथरा फॉर्मेट में आएगा। देन आता है डेटा ट्रांसफॉर्मिंग या डेटा प्रोसेसिंग। मतलब उस डेटा को हमें प्रोसेस करना है रिपोर्ट के फॉर्मेट में, मतलब कि उसको कन्वर्ट करना है रॉ डेटा में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, टेबल्स में, समझ रहे हैं सर। इसको कन्वर्ट करना मतलब कि रेडी टू क्रिएट द रिपोर्ट। उसके बाद मुझे अपनी डेटा को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो है हम अपनी जो है स्टैटिकल होता है या मशीन या फिर जो विजुलाइजेशन फाइन पैटर्न होता है, विजुलाइजेशन फॉर फाइन पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, वो सारी चीजों को निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे डेटा को इंटरप्रेजेंटेशन, एंड लास्ट में आता है डेटा विजुलाइजेशन। तो 6 चरण होते हैं हमारे किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के, ठीक है ना।
समझे? तो 6 चरण होता है: डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रेजेंटेशन, और इसमें अगला आता है डेटा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन की जगह पे डेटा विजुअलाइजेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में क्या हुआ कि आप पहले डेटा, जैसे मान लीजिए सेल्स डेटा आपने कनेक्ट किया, उसके अंदर जो सेल्स का जो भी डेटा है उसको क्लीन करके उसके अंदर से मैंने सेल्स वीकेंड्स में या मंथली या क्वार्टरली क्या हुआ उसका आपने यूज किया। फिर उससे आप जो है एक फाइंड आउट निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल का क्या रोल है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, डेटा एनालिसिस जरूरी नहीं है कि हम एक्सेल से ही करें। हम डेटा एनालिसिस के लिए पावर बीआई, टैबलो, पाइथन, सीक्वल जैसे चीजें भी यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल का रोल क्या है? देखिए, एक्सेल का जो रोल होता है, क्योंकि डेटा इजिली इसके अंदर हम अपना स्टोर कर सकते हैं, इजिली उसको क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। विजुलाइज इजिली नहीं कर सकते सर, मतलब कि जो डैशबोर्ड बना है ना, ये डैशबोर्ड इजिली नहीं बना सकते, ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन समरी तक इजिली पहुंच जाएंगे। तो डेटा को हम इजिली समराइज कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है हम डेटा क्लीनिंग जो हमारा एक्सेल के अंदर होता है वो बहुत अच्छे से होता है कि हम डुप्लीकेट्स को इजिली हटा सकते हैं, हम उसको किसी वर्ड को किसी और वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, स्पेसेस को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग भी एक्सेल में अच्छा होता है, जैसे कि आपको मैच करना है कि भाई मेरा ऑर्डर इतना आया है तो मेरा डिस्पैच कितना हुआ है, डिस्पैच जितना हुआ है उसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना हुआ है। इस तरह की जो आपका डेटा प्रोसेसिंग होती है वो आप इजीली कर सकते हैं। आप इसकी स्टैटिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि स्टैटिकल एनालिसिस कर पाएंगे। उसके बाद विजुलाइजेशन के लिए इतने सारे चार्ट्स अवेलेबल है जिसका यूज आप डेटा को सही ढंग से विजुलाइज का यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको पिवट टेबल मिलता है। पिवट ये आप रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा सोर्स जो इसका है वो पिवट ही है। तो ये जो पिवट है आप इसको आसानी से एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के आप इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं वी प्रोग्रामिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू, ठीक है ना। और आप बहुत सारे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आपके सामने दिख रहा था क्या लग रहा है? मैंने ऐसे डमी बना रखा है, पूरा वर्किंग प्रोजेक्ट है, समझ गए ना। और याद रखिएगा, मैं अगर कोई एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो एग्जाम्पल मैंने मन से नहीं बनाया है। मैं 40 कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो जब वो कंपनी मुझे कोई रिपोर्ट बनाने के लिए भेजती है तो पहले एक प्रोटोटाइप तैयार करता हूँ। प्रोटोटाइप जब फाइनल होता है देन फाइनल रिपोर्ट तैयार करता हूँ, तो ये प्रोटोटाइप है सर। सर मेरी एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास के अंदर 80% से ऊपर जो टॉपिक कंडक्ट होती है वो किसी न किसी ऑफिस की प्रॉब्लम ही। और आप देख सकते हैं मेरे अंदर जो भी रो डेटा सेट मिलेंगे वो आपको हजारों में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 300-400 का डेटा या 10-20 का डेटा सैंपल बना दिया और दिखा दिया, नहीं, हजारों डेटाबेस मिलेंगे सर। लेकिन डेटा सिमिलर टू लाइव होगा, लाइव डेटा, बट लाइव डेटा नहीं होगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लाइव डेटा इसलिए होगा, किसी कंपनी का डेटा मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। लेकिन हाँ, हम जैसे यहाँ पे देखिए उनके उनके प्रोडक्ट कुछ और थे, हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाल दिया, ठीक है सर। उनके बैंक्स के जगह पे चैनल्स थे, मैंने बैंक डाल दिया।
और इसके और भी बहुत सारे कॉलम्स थे, तो जो कॉलम यूज हुआ वो रखा, बाकी अननेसेसरी कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। तो सिमिलर टू लाइव डेटा करो। क्लियर है? तो इस तरह के डैशबोर्ड्स हम आपके, अब यही डैशबोर्ड है, ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड्स है जो कि हम यूजिंग द फॉर्मूला, हमने शुरुआत में भी क्लासेस में बताया था आपको, अभी बता रहा हूं कि हम ये देखिए, दिख रहा है सर, ये भी एक तरह का लाइव डेटा का ही प्रोटोटाइप है। बस तो ये सब चीजें जो है लाइव जो है डेटा, इस तरह के बड़े बड़े फॉर्मूलेज के साथ डैशबोर्ड बनाना, ये सब सिखाऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल शुरुआत करूंगा डैशबोर्ड विथ पिवट टेबल, डेटा एनालिसिस विथ पिवट टेबल। क्यों? अब जानते हैं सही, एक बार खत्म करने दीजिए ना, उसे पूछिएगा, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछते रह जाइएगा, ताकि पढ़िए, एक पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन पूछिए। अब बात करते हैं पिवट टेबल के बारे में। हालांकि आप लोग पिवट टेबल यूज करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो दिख रहा है पूरी की पूरी पिवट से कनेक्टेड रिपोर्ट है, कुछ भी चेंज करेंगे यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे इंटरेक्शन डले हुए रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि हम पिवट टेबल के जरिए बनाते हैं। आगे आप भी बनाएंगे, मैं दिखाता हूं एक और, दिख रहा है इंटरेक्टिव रिपोर्ट। और सारे के सारे ये है कि ऑटो रिफ्रेश है, मतलब कि कोई डेटा अगर चेंज हुआ तो ये अपने आप चेंज हो, जैसे 17,000 रो का डेटा है सर, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासेस में, इसमें क्या बोलते क्लास में, क्लास के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं पिवट टेबल। देखिए पिवट टेबल जो है का यूज होता है एनालाइज, समराइज एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज, समराइज एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। या और भी सिंपल भाषा है कि पिवट टेबल इज ए टूल इन एक्सेल यूज टू समराइज, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। तो अच्छा लग रहा है सुनने में क्या, कि पिवट टेबल इज ए टूल इन एक्सेल यूज टू समराइज, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। सो पिवट टेबल का काम क्या है, सिंपली समझिए ना कि पिवट टेबल का काम होता है किसी भी डेटा की समरी निकाल, सिंपल। ठीक है, डेटा को हम समराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, हम डायनेमिक कर सकते हैं, और पिवट चार्ट के जरिए, क्योंकि पिवट टेबल के अंदर चार्ट कनेक्टेड होता है तो विजुलाइज होता है। अब एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं पिवट का। तो यहाँ पे कर्सर हमने रखा, इंसर्ट किया पिवट टेबल, और फिलहाल आप सिंपली ओके करेंगे तो एक नई शीट खुलेगा। इस नई शीट के ऊपर यहाँ आपका पिवट एरिया कहलाता है, ये आपके फील्ड्स है। और ये समझिए ये आपके क्या है, पिवट टेबल के पार्ट्स के बारे में जान लीजिए। तो ये पिवट टेबल का आपका पार्ट्स है, इसमें ये आ जाता है रो, ये आता है कॉलम, वैल्यू, ये आता है फिल्टर। तो 4 टोटल सेक्शंस है इसमें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस साइज में कितनी क्वांटिटी में बिका, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो कि हमारा लिस्ट में ज्यादा है उसको रो में रखेंगे। देन आता है हमारा साइज हमारा कम है तो कॉलम में रखेंगे, और फिर क्वांटिटी को उठा के रो में रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक समरी बने, मतलब कि जो डेटा था इस डेटा से हमने एक समरी बना लिया, जिससे पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी अमाउंट के अंदर, कितना अमाउंट में, किस कैटेगरी में बिक रहा है। समझे? अब इसको इजीली समझने के लिए इस पे हम इस तरह के विजुलाइजेशन भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय आपके ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मोस्टली प्रोडक्ट हमारा एक्सेल में ज्यादा बिक रहा है, मीडियम साइज, मीडियम जो है, मीडियम साइज का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और स्मॉल और जो हमारा लार्ज है, लार्ज हमारा सेकेंडरी है, और स्मॉल प्रोडक्ट जो है, जो हमारा साइज है वो कम बिक रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यही होता है विजुलाइजेशन।
क्योंकि ये आपका जो बनाया ये आपने समराइज किया, क्या किया, समराइज किया, आपने अपने डेटा की एक समरी निकाली जो कि यहाँ पे दिखा। लेकिन जब इसको हमने चार्ट में कन्वर्ट किया, दैट इज ए विजुलाइज, क्या हमने इसको विजुलाइज किया, क्यों विजुलाइज किया, क्योंकि हम इजिली कंपेयर कर सकेंगे, समझे, इजिली क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। क्लियर है? अब बताइए आप क्या सवाल पूछ रहे थे, कोई सवाल पूछ रहा था ना कोई? और वो होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन। और किसी कोई सवाल है या आगे बढ़ूं? इसके लिए आपको डेटा और क्या रिपोर्ट बनानी है उसको समझना, ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसे थोड़ी, हाँ ऐसे थोड़ी है कि आपने पिवट लगा दिया, आप पहले जानेंगे मुझे चाहिए क्या। आप गूगल खोल के कुछ भी सर्च कर दो, क्या सर्च करना है वो तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। मैं आपको बोलूं कि गूगल खोल के सर्च करो तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर क्या सर्च करना है, क्या पूछेंगे ना। उसी तरीके से आपने डेटा को देखा, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे क्या मांगा गया। तो मान लीजिए कि आपसे ये मांगा गया कि मुझे ये बता दो कि मेरा किस स्टेट में कितना खर्चा हुआ है और कितना इनकम आया, ठीक है। तो जैसे देखिए स्टेट आ गया, इस स्टेट में मेरा इनकम है, ये मेरा खर्चा है, सो ये प्रॉफिट है और ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। तो अब आपने ये चीज जान लिया, अब आप यहां से पिवट लगाएंगे, पिवट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से अपना स्टेट को रखेंगे रो में। अब रो में क्यों रखेंगे, क्योंकि डेटा वर्टिकली ठीक होता है ना, अगर आप इसको कॉलम में रखेंगे तो डेटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या लग रहा है, डेटा ऐसा चाहिए आपको, डेटा तो सही रहेगा कि वर्टिकल ही हो। तो मोस्टली केसेस में हम रखेंगे रो के अंदर, कॉलम में कब रखते हैं, जब मैट्रिक्स चाहिए होता है, मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम का, इसे देखिए। क्योंकि अगर मैं इसको रो, अगर मैं प्रोडक्ट को कॉलम में रखता तो कुछ इस तरह से कॉलम वाइज हो जाता, देखिए दिख रहा है, गड़बड़ हो गई ना। अगर मैं यहाँ पे दोनों को एक रो में रख देता तो कुछ इस तरह से आता, उसको देखने में परेशानी है कि मुझे एक्सेल का लार्ज मीडियम दिख गया, मुझे चाहिए कि एसक्यूएल का, तो नीचे जाना पड़ेगा ना। लेकिन जब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट पर रख देंगे तो यहाँ पे इजीली पता चल सकता है ना, यहीं पे कि मुझे लार्ज में सारा यहाँ दिख रहा है ना, पूरा का पूरा, स्मॉल में पूरा यहाँ दिख रहा है। तो डिपेंड आप क्या बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या और आप विजुलाइज क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट को इसमें रखा, अब मैंने अपना अमाउंट रखा और अमाउंट पे होने वाला हमने अपना प्रॉफिट रखा और साथ में होने वाला खर्चा रखा, ठीक है सर। आगे रिपोर्ट, तो हम पहले समझेंगे कि हमारा डेटा क्या, राइट, दैट समझेंगे कि हमें चाहिए क्या, ठीक है ना। और साथ में हम जब डेटा देखेंगे, जैसे मैंने स्टेट को देखा तो पता चला कि स्टेट मुझे मेरे पास बहुत सारे, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको रो में रखना है, क्योंकि अगर कॉलम में रखेंगे तो हॉरिजॉन्टली डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डेटा देखने से ही आपको पता चल जाएगा। किसी डेटा को एनालाइज करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि उठ के यहाँ पे पिवट लगा देंगे, पहले डेटा को समझेंगे, फिर अपनी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्लीन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, समराइज करेंगे, उसके बाद विजुलाइज करेंगे। बात समझ में आया? सो पिवट टेबल का रोल कहाँ होता है, पिवट टेबल का रोल होता है समराइज, कि आप एक्सेल जो डेटा आपको मिला उसको इजीली समराइज करें। जब समरी बन जाएगी तो फिर हम चार्ट्स वगैरह बना के उसको हम पिवट अपने डैशबोर्ड पे विजुलाइज करें।
क्योंकि यहाँ जैसे पावर बीआई का दिख रहा है, तो आपके डेटा में तो पावर बीआई हजारों बार है और उसकी इंडिविजुअल है। अगर मैं यहीं पे अगर कॉलम चार्ट लगाऊं कि कौन सा प्रोडक्ट में कितना सेल हुआ है, तो क्या दिखेगा? ठीक है सर, कितना हैंग हो गया पीसी। और 17,000 कॉलम बनाएगा आगे, क्योंकि चार्ट्स कभी भी डेटा को ग्रुप नहीं करता है। ग्रुप के मतलब जैसे कि अगर ये 2 बार है तो 1 बार कर देना, एक ग्रुप एक्सेल कभी भी नहीं करता है। समझ में आया? देखिए, दिख रहा है, कुछ पता चल रहा है कुछ? लेकिन जब इसी इसी डेटा को जब मैं देखिए हैंग हो गया, हैंग भी हो गया, 17,000 समथिंग था उसको लगा। तो इसी डेटा को हम समराइज करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स की मोटा माटी समझिए कि डेटा एनालिसिस का यूज होता है कि अगर बोला जाए कि हम डेटा एनालिसिस पे आखिर होता क्या है, और ये बात अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं सिंपली एक वर्ड में बोलूँ, क्या बोलूंगा? हम बोलेंगे कि हम डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उसकी कंक्लूजन को हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें सपोर्ट मिल सके डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसमें मिल सके? डिसीजन। सिंपली बात है, समझ। अब इसके लिए टूल्स क्या यूज करें? देखिए, डेटा को क्लीन वगैरह करने के अलग अलग तरीके हैं, तो बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, फिल्ट्रेशन है, इसका यूज कर सकते हैं डेटा को क्लीन एंड प्रोसेस करने के लिए। तो डेटा को क्लीन एंड प्रोसेस करने के कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं है, और डेटा में होने वाले प्रॉब्लम्स, उसके अंदर क्या कमियां हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टूल्स यूज करें। लेकिन डेटा की समरी निकालने के लिए हम 2 चीजें यूज कर सकते हैं। पहला, पिवट टेबल, जो कि ज्यादा आसान है, और दूसरा समराइजेशन फॉर्मूले, जैसे कि यूनिक, आपका लेट फॉर्मूला, आपका सम इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो फॉर्मूले कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे खुद की कस्टम कैलकुलेशंस होते हैं और उस पर हम पिवट नहीं लगा सकते, क्योंकि पिवट में हम कस्टम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो वो केस हम सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी मैटर को बाद में डिस्कस करेंगे। पहली मैटर क्या है? समराइजेशन के लिए पिवट का इस्तेमाल करना, पिवट टेबल का इस्तेमाल करना। और हम बता दें आपको, जो हमारा पावर बीआई का पूरा सॉफ्टवेयर है, वो पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर? पिवट टेबल के ऊपर। पिवट टेबल के ही फीचर को वहां एडवांस कर दिया है। तो पूरा का पूरा पिवट टेबल का फीचर जो है इसी पे बेस्ड। पहले, उसके बाद विजुलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे आपकी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, उसके अलावा चार्ट्स। ऐसा नहीं कि हम विजुलाइजेशन सिर्फ चार्ट से ही करते हैं। आपने अभी जो डैशबोर्ड देखा है, क्या लग रहा है? सिर्फ चार्ट ही है। ये डेटा दिख रहा है आपको सही कैसे आया हुआ है? ये सब डेटा, ये चार्ट्स थोड़ी आया हुआ। मैप यहाँ पे ये देखिए, ये चार्ट थोड़ी आया हुआ। तो हम विजुलाइजेशन के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग से, देखिए ऊपर जा रहा है एरो के निशान, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग से किया मैंने। सो कंडीशन फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? के में इसको कन्वर्ट कर दिया मिलियन में। अब साफ साफ दिख रहा है 117 मिलियन, और यहाँ पे 58 मिलियन। पता चल रहा है साफ साफ क्या? अगर यही डेटा मिलियंस में होता तो क्या करना पड़ता? कहाँ सैकड़ा हजार करना पड़ता। तो हम जब रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम देखिए, मेरा एक सिंपल सा बात बोलते हैं कि आप पहले देखिए आप रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं, और सामने वाले बंदे को समझिए कि बिल्कुल गधा है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, हर एक चीज मुझे ही बताना।
हर एक चीज मुझे ही बताना पड़ेगा और उसी हिसाब से फिर अपना रिपोर्ट्स को बना। ठीक है। और जब भी कोई नई फीचर्स हम पढ़ाते हैं तो शुरुआत करते हैं उसकी एक्सप्लोर करने से। तो अभी मैं आपको एक डेटा सेट भेज रहा हूं, उस डेटा सेट के ऊपर आप देखें और अपने दिमाग लगा के उसके अंदर आप जो है कुछ डैशबोर्ड्स बनाए, डैशबोर्ड सॉरी कुछ पिवट्स बनाए। ठीक है, कुछ पिवट्स बनाए। तो आपको हम कुछ डेटा शीट्स भेज रहे हैं। और पिवट टेबल को आपको पढ़ना है थोड़ा सा स्लो, और फिर पढ़ना है हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करते हुए। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कोई भी टॉपिक पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपका पिवट टेबल ठीक है तो फिर पावर बीआई में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप 60 to 80% रिपोर्ट को पिवट की मदद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आसानी से बना सकते। और मैं श्योर करता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप पिवट टेबल ऑफिस में इस्तेमाल ना करेंगे या कर रहे होंगे। अगर मेरी बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कि सर नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप एक आध बार पिवट टेबल यूज ना किया। क्या तुल जी सही बोल रहे हैं?